बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की जाती है, उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। उसके बाद उन रूल्स को और उन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से करने का कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या बताते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। तो पाउली प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, अफ़ा प्रिंसिपल पढ़ेंगे, N+L रूल और हुंड रूल्स पढ़ेंगे और इन तमाम ही प्रिंसिपल्स और इन तमाम ही रूल्स के ज़रिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है उनको आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन अब आपके सामने है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये तो वाज़ेह हो गया जी कि कॉन्फ़िगराइज जो हम करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह से सब ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज हैं और सब ऑर्बिटल्स किस तरह से फिल किए गए हैं, यही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है। तो यहाँ डेफिनेशन में लिखा है जी, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स in energy sequence lower to higher energy using certain rules and principles. This is known as electronic configuration. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में नहीं बल्कि ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो असल लोकेशन है वो ऑर्बिटल्स है और इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल करेंगे वो यकीनन किसी ना किसी सीक्वेंस में फिल करना पड़ेगा। तो वो जो सीक्वेंस है वो एनर्जी सीक्वेंस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के अंदर फिल होते हैं ये एनर्जी सीक्वेंस के अंदर फिल होते हैं, यानी लोअर एनर्जी ऑर्बिट को पहले फिल किया जाता है और हायर एनर्जी ऑर्बिटल को बाद में फिल किया जाता है। और इसको फिल करने के लिए कुछ रूल्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी सीक्वेंस में फिल करेंगे तो ये जो अरेंजमेंट होगी इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये आज का मौजू है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम आज बहस करेंगे। तो कुछ रूल्स तो डायरेक्ट ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का के बारे में बताएंगे और कुछ जो रूल्स हैं या कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिलवास्ता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहे हैं या इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के बारे में एक अहम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो तमाम की तमाम ही आज के लेक्चर का मौजू है। कौन सा रूल कौन सा प्रिंसिपल हमें क्या बताएगा, उन तमाम बातों को हम तफसीलन पढ़ने जाएंगे और उस रूल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अरेंजमेंट होगी ये तमाम बातें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं कि जिन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है और जो आपके कोर्स का हिस्सा है और जो हमें पढ़ने हैं वो अब आपके सामने है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफवा प्रिंसिपल, ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आपने स्टडी करना है और दो रूल्स हैं, N+L रूल और हुंड्स रूल। ये तमाम ही तमाम जो रूल्स और प्रिंसिपल हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई ना कोई मालूमात देते हैं। और वो क्या होती हैं उन पे हम बात करेंगे। तो इन रूल्स को और इन प्रिंसिपल्स को एक एक करके हम अब आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पहला प्रिंसिपल आपके सामने है और ये लिखा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ने जाएंगे। पाउली ने इस प्रिंसिपल को प्रपोज किया है। स्टेटमेंट अब आपके सामने है और ये लिखा है, इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में आपने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था और 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर।
और आपने ये भी पढ़ा था जी कि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर डिफाइन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इसी क्वांटम नंबर से रिलेटेड ये प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल की मदद से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक अहम इंफॉर्मेशन मिलती है जी। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखते हैं ये लिखता क्या है जी। ये लिख रहा है जी, इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली बात तो ये है जी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो आप ये जानते हैं जी कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर आप हीलियम की बात करें तो हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन दो भी हो सकते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर आप लिथियम की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर आप सोडियम की बात करें तो उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर आप क्लोरीन की बात करें तो उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिस हिसाब से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसी हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब बात हो रही है कि अगर 17 इलेक्ट्रॉन हो क्लोरीन के केस के अंदर, तो आप क्लोरीन के कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कर लें। इलेक्ट्रॉन नंबर 1 को कंपेयर कर लें इलेक्ट्रॉन नंबर 17 से, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 को इलेक्ट्रॉन नंबर 2 से कंपेयर कर लें। आप कुछ किसी के हिसाब से अगर दो इलेक्ट्रॉन्स का सेट बना लें तो एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होंगे कि जिनके चारों क्वांटम नंबर यकसा हो। दिस इज अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जी। तो ये पाउली प्रिंसिपल कहता है जी कि एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होंगे कि जिनके चारों क्वांटम नंबर्स यकसा हो। इसी बात को हम समझने जाएंगे जी। तो इसके प्रिंसिपल से ये बात पता लगी थी कि अगर चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते तो कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। तो 4 से कम 3 होता है जी। तो इसका मतलब है 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर लाजमी डिफरेंट होगा, ताकि जो सेट बने उस सेट के अंदर वो सेट बाकी तमाम से मुख्तलिफ हो। तो 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर लाजमी मुख्तलिफ होगा। इसका मतलब ये हुआ जी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है तो फिर तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में मौजूद है। तो हम ये जानते हैं कि एस के लिए और पी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है। तो जब वो डिफरेंट हो गए तो इसका मतलब है पूरी की पूरी तरतीब ही डिफरेंट हो गई। या आप ये कहें जी कि एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में मौजूद है और दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में मौजूद है, तो यहाँ पर भी मसला हल हो गया जी, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, यानी अगर आप एस ऑर्बिटल की बात करें और एस ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और एस ऑर्बिटल भी सेम ऑर्बिट का है, तो यहाँ पर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की वजह से और सेम ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये एक जैसे हो जाएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा क्योंकि वो सेम ऑर्बिट के अंदर मौजूद है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसलिए सेम होगा क्योंकि वो सेम ऑर्बिट के सेम ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, यानी एस में मौजूद है या पी में मौजूद है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इसलिए सेम हो जाएगा जी कि अगर वो क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो अब सिर्फ एक सूरत बचती है जी, और वो ये है जी कि स्पिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की मुख्तलिफ होगी। और स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव हाफ होती है, एक नेगेटिव हाफ होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। तो चारों क्वांटम नंबर में से चौथे क्वांटम नंबर को डिफरेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को रिवर्ट करता है ताकि उसका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाए जी। तो ये पॉली प्रिंसिपल आपको समझाता है जी। और यानी एक ऑर्बिटल के अंदर जो हमने पीछे पढ़ा था जी कि सिर्फ और सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद होते हैं और दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। तो आप इसको ऑर्बिटल कहें या आप इसको सब ऑर्बिटल कहें, तो पॉली प्रिंसिपल इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है जी कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो असल में सब ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद हैं और वो दो दो की फॉर्म में होते हैं जी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी किसी भी ऑर्बिटल के अंदर तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा चाहे वो एस ऑर्बिटल हो चाहे वो पी ऑर्बिटल हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पी ऑर्बिटल भी मजीद
3 सब ऑर्बिटल के अंदर मुश्तमिल होता है, इस तरह डी ऑर्बिटल भी मजीद 5 सब ऑर्बिटल्स के अंदर मुश्तमिल होता है, एफ ऑर्बिटल भी मजीद 7 ऑर्बिटल्स के अंदर पर मुश्तमिल होता है। तो इलेक्ट्रॉन असल में जो आता है वो ऑर्बिटल में भी नहीं बल्कि वो सब ऑर्बिटल्स के अंदर आता है, और जब वो सब ऑर्बिटल्स के अंदर आता है तो एक सब ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि अगर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा या तो उसकी स्पिन क्लॉकवाइज होगी या उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे हो जाएंगे, जो इस प्रिंसिपल की मुखालिफत होगी जी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि यहाँ से यानी पॉली प्रिंसिपल इस बात को साबित कर देता है जी कि किसी भी एटम में एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, क्योंकि अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, या आप कहें जी कि 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं किसी भी सब ऑर्बिटल के अंदर, कि अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो फिर आप पी एक्स पी वाई पी जेड की बात करेंगे। तो किसी भी एक सब ऑर्बिटल के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यानी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पॉली प्रिंसिपल वायलेटेड हो गया। तो क्वांटम नंबर जब हमने पढ़े थे उसको हम जरा समराइज करके फिर हम इस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन को देखेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से जाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 होती है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 और फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 एंड सो ऑन फॉर 3 एंड 2 एंड 3 ऑर्बिट। एजिमुथल क्वांटम नंबर को l से जाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। s के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, p के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, d के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है, जबकि f के लिए ये वैल्यू 3 होती है। मैंने आपको पीछे लेक्चर के अंदर इसको याद करने को भी कहा था और आज इस लेक्चर के अंदर इसे आपने बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर की कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप s देखेंगे तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी l की वैल्यू 0 रखेंगे। अगर आप p ऑर्बिटल देखेंगे तो l की वैल्यू 1 रखेंगे। अगर आप d ऑर्बिटल देखेंगे तो l की वैल्यू 2 और अगर आप f ऑर्बिटल देखेंगे तो l की वैल्यू 3 रखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये एजिमुथल क्वांटम नंबर से ड्राइव होते हैं और s के लिए इसकी वैल्यू सिर्फ 1 होती है जो 0 होती है, p के लिए इसकी वैल्यू -1 0 और +1 होती है। इससे ये बात साबित होती है कि p ऑर्बिटल मजीद 3 सब ऑर्बिटल्स रखता है और जो d की वैल्यू होती है वो -2 से लेकर +2 होती है, यानी 5 वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की d ऑर्बिटल्स के लिए, यानी d ऑर्बिटल मजीद 5 सब ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो पाउली प्रिंसिपल है ये खास किसी खास ऑर्बिटल की तस्करा करता है। तो ये जो एक खास ऑर्बिटल है जिसकी वैल्यू -2 है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह डी के अंदर जो कुल इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 10 आते हैं, तो 10 किस तरह 2 2 करके आते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है। इस तरह पी की जो टोटल कैपेसिटी है वो 6 है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से आते हैं 2 2 करके आते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसलिए 6 आता है। और एस तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि ये मजीद सब ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइड नहीं हुआ। और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती हैं, तो प्लस हाफ होती है माइनस हाफ होती है। तो किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा किसी सेम ऑर्बिट के सेम ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो उसकी स्पिन लाजमन रिवर्ट होगी। अब इसी को हम अप्लाई करेंगे और रियल टाइम एप्लीकेशन पे हम बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक सवाल है जी, असाइन 4 क्वांटम नंबर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम एटम। तो हीलियम एटम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको चारों क्वांटम नंबर्स असाइन करने हैं पाउली प्रिंसिपल का ख्याल रखते हुए। या पाउली प्रिंसिपल का ख्याल रखते हुए अगर हम हीलियम एटम्स को कॉन्फ़िगराइज करेंगे और उसको क्वांटम नंबर असाइन करेंगे तो क्या हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे होंगे? अगर नहीं होंगे तो क्या फर्क होगा, उसी को हम देखने जा रहे हैं जी। तो हीलियम एटॉमिक नंबर इसका 2 है जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके 2 हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 बनती है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आप करना सीखेंगे जब आप अफ़्फा प्रिंसिपल पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे ये लिखा है जी, इस 1 का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो s है s का मतलब ऑर्बिटल है और 2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में मौजूद है, यानी s ऑर्बिटल में मौजूद है और सेम शेल के यानी फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में मौजूद है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर भी सेम है यानी 1 है और दोनों इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल भी सेम है जो कि s है।
हाँ, पहले एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गया है उसी ऑर्बिटल के अंदर। तो आप जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं वो शेल नंबर को देख के लिखते हैं जी। तो पहला इलेक्ट्रॉन भी पहले शेल के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका भी 1 होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 ही होगा। और ये याद रखिएगा जी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको देख के लिखा जाता है। और ये जो आपको नंबर नजर आ रहा है ये असल में ऑर्बिट का नंबर है या शेल का नंबर है। अब हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को लिखने जाएंगे और एजीमुथल क्वांटम नंबर इस s को देख के लिखा जाता है और हम ये जानते हैं कि s ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी s ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है इसका भी एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्योंकि l को देख के लिखे जाते हैं और अगर l की वैल्यू 0 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो दोनों के लिए क्या होगा, 0 होगा। और अगर आप स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें जी, तो अगर स्पिन क्वांटम नंबर अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए होता है जी, तो अगर इस पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ होगी, देखिए अब आप खुद अब आप गौर करें जी कि देखिए ये तीनों क्वांटम नंबर्स दोनों इलेक्ट्रॉन के सेम हो गए, तो चौथा क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ होगी, और अगर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ होगी। इस जरिए से ये बात साबित हो गई जी कि किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद हो, मिसाल के तौर पे हीलियम के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन थे, तो उनके 4 क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं जी, तब आपके सामने है जी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होता है। और उसकी वजह क्या है जी कि इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, इसलिए ये तीनों क्वांटम नंबर्स तो एक जैसे होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिटल के अंदर आना चाहता है जी, तो अगर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और इससे ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल साबित हो जाएगा जी कि किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते, तो किसी एक क्वांटम नंबर को डिफरेंट होना पड़ेगा। और अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो उसको अपनी स्पिन को रिवर्ट करना पड़ेगा कि जिस तरह से यहाँ पर स्पिन रिवर्ट हुई। इसी एग्जाम्पल को अभी हम दोबारा डिस्कस करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि 4p ऑर्बिटल्स के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको चारों क्वांटम नंबर असाइन कीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4px बन जाएगी। 4 का मतलब फोर्थ शेल और p का मतलब फोर्थ शेल का p ऑर्बिटल और x का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको 4p1 कह देंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को 4p2 कह देंगे। यानी अब यहां पर भी सेम शेल के सेम ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो क्योंकि देखिए शेल नंबर सेम है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम होगा, तो दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम होगा और p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब आप p के हिसाब से लिखते हैं और इसकी 3 वैल्यूज होंगी, या तो -1 होगी या 0 होगी या +1 होगी। इसी तरह इसकी भी इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी। इसका ख्याल रखिएगा जी कि अगर इसकी वैल्यू देखिए, अगर आप इसको px मान लें या आप इसको py मानना पड़ेगा या आपको pz मानना पड़ेगा, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी। यानी अगर इसकी वैल्यू -1 ली है तो इसकी वैल्यू भी -1 लेंगे, अगर 0 ली है तो इसकी वैल्यू भी 0 लेंगे, और अगर आपने +1 ली है तो इसकी वैल्यू भी +1 लेंगे। असल में 3 एक्सिस हैं और उन्हीं 3 एक्सिस के हिसाब से -1, 0 और +1 की वैल्यू है। आप चाहें तो x को -1 कह दें तो फिर y को 0 कहेंगे और z को +1 कहेंगे। आप चाह रहे हैं कि y को -1 कह दें तो फिर x को 0 और z को +1 कह लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं जी कि z को -1 कह दें तो फिर x को 0 और y को +1 ले लेंगे। तो ये सिर्फ आर्बिट्ररी वैल्यूज हैं। हाँ, एक्सिस का ये जिक्र कर रही हैं जी कि 3 टुकड़े इसके हुए हैं तो कोई एक वैल्यू इनमें से सिलेक्ट की जाएगी, तो ये तीनों वैल्यू नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो और लिखा हुआ है इससे ये बात वाज़ेह है कि इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी। तो आप चाहें तो इन तीनों में से एक ही वैल्यू भी लिख सकते हैं, यानी 0 0 भी लिख सकते थे। यहाँ पर गलती से बचने के लिए तीनों वैल्यू लिख दी है और लिख दिया है कि और, इसका मतलब है इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होगी।
अब यहाँ पे स्पेस में देखें तो फिर आपको तीनों क्वांटम नंबर्स एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की स्पिन ही रिवर्ट होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर प्लस हाफ होगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ होगी। तो यहाँ आपने पाउली प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, और पाउली प्रिंसिपल ने आपको ये बताया जी कि किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में रहना चाहता है जी तो उसको अपनी स्पिन को रिवर्ट करना पड़ेगा, यानी स्पिन क्वांटम नंबर मुख्तलिफ होता है। अब हम अफ़्फ़ा प्रिंसिपल को पढ़ने जा रहे हैं, और उमूमन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो अफ़्फ़ा प्रिंसिपल की मदद से ही की जाती है जी। तो जो पाउली प्रिंसिपल था उसने तो एक आपको खास बात की निशानदही की है, और जो उसने सबसे अहम बात बताई है वो ये बताई है जी कि अगर इसको मैं कंक्लूड करूं या समराइज करूं या इसका माखज निकालूं, तो जो इससे आपने अखज़ किया है वो यही अखज़ किया है पाउली प्रिंसिपल से जी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेगा तो उसे अपनी स्पिन को रिवर्ट करना पड़ेगा। तो ये असल मकसद है पाउली प्रिंसिपल का। तो एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, एक तो इस बात की तरफ निशानदही है, और जो दूसरी निशानदही है वो ये निशानदही है जी कि अगर इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मौजूद होंगे तो उनकी स्पिन भी क्या होगी, रिवर्ट होगी। एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा। तो ये इंफॉर्मेशन पाउली प्रिंसिपल ने दी है। अब अफ़्फ़ा प्रिंसिपल क्या इंफॉर्मेशन देता है इस पे हम बात करेंगे जी। इसकी स्टेटमेंट अब आपके सामने है। अफ़्फ़ा का मतलब बिल्डिंग अप होता है, और इसको पाउली ने ही प्रपोज किया है। तो जिसने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया है उसी ने अफ़्फ़ा प्रिंसिपल भी दिया है। इसकी स्टेटमेंट अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, the electrons are filled to the orbitals। तो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में नहीं बल्कि ऑर्बिटल के अंदर फिल किया जाता है ऑफ लोअर एनर्जी फर्स्ट इन सीक्वेंस, यानी पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है देन इन सीक्वेंस। इसका मतलब यह है जी उसके बाद फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल किया जाएगा और तरतीब में सीक्वेंस के हिसाब से फिल किया जाएगा। 2 electrons to each orbital, then higher energy orbitals are filled। हर सब ऑर्बिटल्स के अंदर आप दो दो इलेक्ट्रॉन्स रखते चले जाएंगे ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी के हिसाब से, और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को बाद में फिल किया जाएगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अफ़्फ़ा प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर अगर आपने फिल करना है तो उनकी कैपेसिटी के लिहाज से फिल करना पड़ेगा, और हर सब ऑर्बिटल्स के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स आप पुट करेंगे, और इन ऑर्बिटल्स को एनर्जी सीक्वेंस के अंदर फिल करना है। तो ये एनर्जी सीक्वेंस क्या है इस पे हम बात करेंगे जी। तो ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल ये बताता है जी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करना है तो एनर्जी सीक्वेंस के अंदर फिल करना पड़ेगा, और जो एनर्जी सीक्वेंस फॉलो होगा वो इंक्रीजिंग एनर्जी सीक्वेंस फॉलो होगा, यानी जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी उन ऑर्बिटल्स को पहले फिल किया जाएगा, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उन ऑर्बिटल्स को बाद में फिल किया जाएगा। तो ये एनर्जी सीक्वेंस है जी जो अफ़्फ़ा प्रिंसिपल ने दिया जी। तो पहले 1s ऑर्बिटल को फिल किया जाएगा, उसके बाद फिर 2s की बारी आती है, फिर 2p के बाद 3s के बाद 3p, और यहां से आपको ये तो बड़ा सीक्वेंस में आपको चलता हुआ नजर आ रहा है जी कि 1s 2s 2p 3s 3p। अब 4s की एनर्जी क्योंकि 3d से कम होती है इसलिए 4s को पहले फिल किया जाएगा और 3d को बाद में फिल किया जाएगा। तो यहां पर आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 4p, उसके बाद देखिए 5s, क्योंकि 5s की एनर्जी 4d से कम होती है इसलिए 5s को पहले फिल किया जाएगा, और इसी तरह से ये पूरे का पूरा सीक्वेंस है जो आपको याद करना पड़ेगा। और इसको याद करने का एक तरीका ये भी है जी कि आप ये एक चार्ट बना लें जी। तो ऑर्बिटल्स को एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से फिल करने का एक सीक्वेंस ये भी है, यानी ये सीक्वेंस कैसे आया वो अभी आपको यहाँ पे वाजे हो जाएगा जी। तो ये आपने स्क्वायर्स बनाने हैं, ये तमाम के तमाम बॉक्सेस परफेक्ट स्क्वायर हैं।
और पहले ऑर्बिट के अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, इसलिए हमने s ऑर्बिटल के बारे में लिखा। और दूसरे ऑर्बिट के अंदर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं s और p, तो उनको लिखा। तीसरे ऑर्बिट के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं s p और d, उनको लिखा। चौथे ऑर्बिटल के अंदर ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं जी, तो आपने 4 ऑर्बिटल्स के बारे में लिखा। और उसके बाद फिर पांचवें के अंदर भी 4, छठे के अंदर भी 4 और सातवें के अंदर भी 4 होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ती इसलिए आपने पांचवें के अंदर 3, छठे के अंदर 2 और सातवें के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल को लिखा। और अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इनको 45 के एंगल पे कट करना है और जो सीक्वेंस आएगा उस सीक्वेंस को लिखते जाना है जी। तो आपने यहां से स्टार्ट किया और इस पहले बॉक्स को आपने कट किया, इसका मतलब है 1s आ गया, इसका मतलब है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s के अंदर फिल किए जाएंगे। उसके बाद फिर आप ऊपर चले गए और ऊपर से फिर जब आप नीचे आए तो अब देखें 2s कट हुआ है, तो आपने 2s लिख दिया। 2s लिखने के बाद अब आप फिर ऊपर जाएंगे और ऊपर से जब आप नीचे आ रहे हैं तो पहले 2p ऑर्बिटल कट हो रहा है, उसके बाद 3s कट हो रहा है, तो आप पहले 2p लिखेंगे, उसके बाद फिर 3s लिखेंगे और 3s को लिखने के बाद फिर आप ऊपर जाएंगे, उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो पहले 3p कट हो रहा है, उसके बाद 4s हो रहा है जी, तो फिर आपने 3p लिखा, उसके बाद फिर आपने 4s लिखा। और देखिए अब आप 3d कट नहीं हुआ, 3d 4s पहले क्रॉस हो गया और 3d उसके बाद में कट हुआ है, उसके बाद आप 3d लिखेंगे, फिर 4p लिखेंगे, फिर 5s लिखेंगे, तो 3d लिखा, 4p लिखा, 5s लिखा और 5s के बाद फिर आप ऊपर गए और इसी तरह आप काटते हुए नीचे आए तो 4d, 5p और उसके बाद फिर 6s का नंबर आ रहा है और 6s के बाद फिर आप जो फाइनल कटिंग करेंगे उसके अंदर 4f, 5d, 6p और 7s आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है यही सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको याद करने का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो तरीका ये है कि ये चार्ट बनाइए आप और इसको क्रॉस करने का तरीका देख लें, इसको क्रॉस करते जाएं, खुद ब खुद आपको एनर्जी सीक्वेंस मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी सीक्वेंस के लिहाज से फिल करना है। तो एनर्जी सीक्वेंस आपके सामने है, सबसे पहले 1s, देन 2s, then 2p, 3s, 3p, 4s, then 3p, 4s के बाद 3d, 4p, 5s and so on in energy sequence। जो दूसरी बात का आपने ख्याल रखना है वो ये ऑर्बिटल कैपेसिटी का ख्याल रखना है कि किस ऑर्बिटल की कितनी कैपेसिटी है, यानी उससे कम इलेक्ट्रॉन्स भी फिल नहीं करने और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी फिल नहीं करने। तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल कैपेसिटी के लिहाज से फिल करना है और ये आपने याद रखना है। ये मैंने पीछे वाले लेक्चर के अंदर भी आपसे याद करने के लिए कहा था, अब आपने इसको आज के लेक्चर में से इस्तेमाल भी करना है। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जी। तो आपने एक एनर्जी सीक्वेंस को याद रखना है और दूसरा ऑर्बिटल कैपेसिटी को याद रखना है। इसकी एप्लीकेशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं और अफवा प्रिंसिपल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है जी, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 11। सबसे पहले आपने फैसला करना है जी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखी जाती है, ये प्रोटॉन्स के लिए लिखी नहीं जाती। और एटॉमिक नंबर हमें प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, जो आपने एक्स रेस वाले टॉपिक के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ा है। तो सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखा। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सीक्वेंस के अंदर फिल करना है जी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 1s2 होगी, यानी एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। उसके बाद आपने 2s2 लिखा, यानी एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद फिल होगा क्योंकि एस की कैपेसिटी ही 2 होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए आपने, अभी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जी और 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद हैं। तब आपने सेकेंड शेल के पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। आपके पास क्योंकि पी की कैपेसिटी 6 होती है, अब आप इसको गिने तो आप 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके। अब आपके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो जो अगला ऑर्बिट है वो 3s है और क्योंकि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो आपने इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब आप देखें जी कि आपके इलेक्ट्रॉन जो आपने फिल किए हैं क्या वो 11 हैं। तो 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑर्बिट के अंदर मौजूद, ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद है और कौन सा ऑर्बिटल पहले और कौन सा ऑर्बिटल बाद में फिल हुआ है, ये आपने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नतीजे में सीखा। तो 1s2, 2s2, 2p6,
3s1 ये करेक्ट एनर्जी सीक्वेंस भी है और इन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल हुए हैं आपने यहाँ पर सीखा। ये कैल्शियम है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है जी, क्योंकि ये एटम है तो एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कैल्शियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। इलेक्ट्रॉन्स गिने तो 10 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर चुके, मजीद 10 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं जी। आप आगे चले, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, इसका मतलब है आपने 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। उसके बाद 3p आता है, 3p के अंदर आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो अब आप ये देखिए कि आप 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके, अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 3p की बाद 3d नहीं आता बल्कि 4s आता है और 4s के अंदर कितने s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसलिए आपने 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो आपने 20 इलेक्ट्रॉन्स जो कैल्शियम के अंदर मौजूद थे उनको आपने एनर्जी सीक्वेंस के अंदर फिल किया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी कैल्शियम की, जिसको करने के लिए आपने अफ़्फा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया है। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर इसका 21 है और क्योंकि ये एटम है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 21 होंगे। तो 21 इलेक्ट्रॉन्स को आप कॉन्फ़िगराइज करना है इन एनर्जी सीक्वेंस। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए, 11 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे हैं। 3s2 3p6, अब आप 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके, अभी भी आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो आपने 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन s के अंदर इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि s के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। तो ऑर्बिटल की कैपेसिटी का भी आपने ख्याल रखना है। तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, अब आपके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और उसके लिए जो अगला एनर्जी वाला ऑर्बिटल है वो 3d है। तो 3d के अंदर क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बचा था इसलिए हमने 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डाला। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। सोडियम पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। अब तक हमने जो 3 एग्जांपल्स पढ़ी वो एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, अब हम आयंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना सीख रहे हैं। सोडियम पॉजिटिव आयन, देखिए याद रखिएगा, कैटायंस का मतलब होता है कैटायंस आर फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनायन आर फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम का कैटायन है और इस पे +1 चार्ज है। इसका मतलब है जी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इसका मतलब ये है जी कि अगर ये एटम होता इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते यानी 11 होते, लेकिन इस पे +1 चार्ज है। इसका मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए आपने 11 में से 1 निकाला, आपके पास 10 जवाब आया। यानी सोडियम पॉजिटिव आयन के पास अब 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स को देख के की जाती है। इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स को आपने कॉन्फ़िगराइज करना है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये होगी 1s2 2s2 2p6। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम पॉजिटिव आयन के पास मौजूद थे उनको आपने कॉन्फ़िगराइज किया। क्लोराइड आइंस की यहाँ पे बात हो रही है। Cl नेगेटिव आइंस यानी ये एनाइंस है और एनाइंस पे जितना चार्ज होता है इसका मतलब है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं। तो क्लोरीन -1 का मतलब है इस पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अगर ये क्लोरीन एटम होता तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते? 17 इलेक्ट्रॉन्स होते। तो आपने लिखा जी कि 17 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन इस वक्त ये Cl नेगेटिव आयन है, इसका मतलब है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जी। तो आपने यहाँ पे +1 किया और जवाब आ गया 18। इसका मतलब है आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी। तो यहाँ पे आपने ये बात सीखी जी कि अगर कैटाइन होगा या एनाइन होगा तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तयन करना पड़ेगा। अगर कैटाइन होगा तो कैटाइन के अंदर जितना चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के यानी एटॉमिक नंबर के मुकाबले में। और अगर ये एनाइन होगा तो एनाइन जितना एनाइन पे चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होंगे, किसके मुकाबले में? एटॉमिक नंबर के मुकाबले में जी। अब आप देखिए ये डाई पॉजिटिव आ गया, मैग्नीशियम आयंस है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन है। इसका मतलब है पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 - 2 यानी 10 होगा और 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा। तो ये अब आपने अफ़्फा प्रिंसिपल पढ़ा और अफ़्फा प्रिंसिपल को स्टडी करने के बाद
फिर आपने एनर्जी सीक्वेंस को सीखा। एनर्जी सीक्वेंस को सीखने के बाद ऑर्बिटल कैपेसिटी को एक बार आपने रिव्यू किया और उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने का तरीका सीखा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इंतहाई अहम टॉपिक है और आगे चैप्टर नंबर 4 में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने का तरीका सीख लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एटम्स की भी आनी चाहिए, कैटाइंस और एनाइंस की भी आनी चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं वो अफ़्वा प्रिंसिपल की मदद से करते हैं। तो आपने यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बआसानी करना चाहते हैं। तो पहली चीज है जी कि आपको एनर्जी सीक्वेंस याद हो, और जो दूसरी अहम चीज है जी वो आपको ऑर्बिटल कैपेसिटी याद हो। तो अगर आप ये दो चीजें याद रखेंगे जी, एक एनर्जी सीक्वेंस याद रखेंगे, और एनर्जी सीक्वेंस याद रखने का एक तरीका मैंने आपको सिखाया है कि आप इसे याद रख लें, या आप किसी राइम के थ्रू इसको याद कर लें जी, या आप इस टेबल को बनाएं और इस टेबल को क्रॉस करके इसे याद रख लें जी। तो एक आपने एनर्जी सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि अगर आपको एनर्जी सीक्वेंस याद नहीं होगा तो फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते। और दूसरा आपने ऑर्बिटल कैपेसिटी को याद रखना है जी कि किस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा किसी भी ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से कम इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं किए जाते और किसी भी ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जाते। यानी अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया जाएगा, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जा सकते। तो ये प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल का अब आपने इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये अब आगे भी आपके काम आना है। N+L रूल, ये तीसरा रूल है। दो प्रिंसिपल हम पढ़ चुके, एक पाउली प्रिंसिपल था और एक अफ़्वा प्रिंसिपल था। तो इन प्रिंसिपल्स को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया इनके एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम दो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो पहला रूल है वो N+L रूल है जी। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने का एक तरीका है कि अफ़्वा प्रिंसिपल ने जिस तरह से आपको एनर्जी सीक्वेंस दिया, N+L रूल के जरिए भी एनर्जी सीक्वेंस निकाला जा सकता है जी। लेकिन अफ़्वा प्रिंसिपल ने एक सिंपल तरीके से आपको एनर्जी सीक्वेंस दे दिया था। N+L रूल के अंदर कुछ कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस को करना पड़ेगा और उन कैलकुलेशन को करने के बाद फिर आपको ये सीक्वेंस डेवलप करना पड़ेगा जी। तो इसी आप ये कह सकते हैं जी कि अफ़्वा प्रिंसिपल की वेरिफिकेशन आप N+L रूल के जरिए कर सकते हैं जी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जिस प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाता है वो अफ़्वा प्रिंसिपल ही है। हाँ, कुछ चीजों के लिए जिस तरह भी आपने देखा जी कि 4s पहले आ रहा है 3d बाद में आ रहा है, तो इसकी वेरिफिकेशन N+L रूल आपको दे देगा। तो देखते हैं जी कि N+L रूल क्या होता है जी। तो N+L रूल को विसर ने प्रपोज किया है। ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस रूल को दिया है। तो वाइस विसर ये उस साइंटिस्ट का नाम था कि जिसने N+L रूल को प्रपोज किया है। और इसकी दो स्टेटमेंट है और पहली स्टेटमेंट ये है जी, इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएं एलिमेंट्स की, द ऑर्बिटल्स विद लोअर वैल्यू ऑफ N+L फिल फर्स्ट। तो वो ऑर्बिटल जिनकी N+L की वैल्यू कम होगी उन्हें पहले फिल किया जाएगा। और स्टेटमेंट 2 ये है जी कि when two orbitals have same value of N+L then the orbital having lower value of N fill first। N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L का मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर है। तो ये रूल हमें ये बताता है जी कि अगर आपको ये फैसला करना है कि कौन सा ऑर्बिटल फिल किया जाए, अगर आपको कहीं शक है जी कि ये वाला ऑर्बिटल पहले फिल किया जाए या ये वाला ऑर्बिटल पहले फिल किया जाए, आप कुछ ना करें, आप उन दोनों ऑर्बिटल्स के लिए N और L की वैल्यू निकाल लें। यानी उन दोनों ऑर्बिटल्स की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालें और उनको आप सम कर लें। और सम करने के बाद आप बड़े आराम से फैसला कर सकते हैं जी कि जिस ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू छोटी होगी उसे पहले फिल किया जाएगा और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसे बाद में फिल किया जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है जी कि दोनों के लिए N+L की वैल्यू अगर सेम आ जाए
तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसे पहले फिल किया जाएगा। तो एक एम्पिरिकल रिलेशन है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जी, जिसके जरिए से आप टाई को ब्रेक कर सकते हैं, या जिसके जरिए से अगर आपको कोई तहफ्फुज़ात हैं अफ़्फ़ा प्रिंसिपल के अंदर किसी एनर्जी सीक्वेंस आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस एनर्जी सीक्वेंस पे n+l रूल लगा के उस बात को वेरीफाई कर सकते हैं जो कि अफ़्फ़ा ने दी है जी। तो n+l रूल की जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो ये है जी कि ये n और l ये प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स है जी। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है जी, तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स का तयन करना पड़ेगा, और ऑर्बिटल्स के तयन करने के लिए आपको उन तमामी ऑर्बिटल्स के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने पड़ेंगे, और फिर उन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद n+l की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए छोटी होगी उसको पहले फिल किया जाएगा, जिसकी बड़ी वैल्यू होगी उसको बाद में फिल किया जाएगा। और यहाँ पर ये टाई ब्रेकर भी दे रहा है जी कि अगर कोई दो ऑर्बिटल ऐसे हैं कि जिनकी n+l की वैल्यू सेम आ जाती है जी, तो अब आपके लिए जो अहमियत होगी वो किसकी होगी जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होगी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रायोरिटी देंगे और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी। इसी बात को अभी हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, तो इसकी अब एप्लीकेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो लिखा है जी अरेंज अकॉर्डिंग टू n+l रूल। तो ये कुछ आपको ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं जी, और ये अब्रप्ट दिए हुए हैं। 2p पहले दिया हुआ है, उसके बाद 1s है, उसके बाद 3d, 2s, 3p और 3s। तो या इन ऑर्बिटल्स को एनर्जी सीक्वेंस के अंदर हमें अरेंज करना है n+l रूल को इस्तेमाल करते हुए। अगर आप अफ़्फ़ा प्रिंसिपल की बात करें तो अफ़्फ़ा प्रिंसिपल से तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे जी कि 1s पहले आता है, और 1s के बाद फिर 2s आता है, उसके बाद फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, उसके बाद 3p आता है, 4s यहाँ पे लिखा नहीं है, हम जानते हैं कि उसके बाद फिर 4s आएगा, और फिर 4s के बाद सबसे आखिर में क्या आता है जी, 3d आता है जी। तो खैर यहाँ पर एक ऑर्बिटल मिस है जी। खैर इनको कैसे अरेंज करेंगे n+l रूल के जरिए, ये हम सीखने जा रहे हैं जी। तो आपने n, l और n+l की वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। n जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इन कोफिशिएंट को देख के लिखा जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर 2, दूसरे वाले के लिए 1, 3d के लिए 3, 2s के लिए 2, 3p के लिए 3 और 3s के लिए 3 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखना इंतहाई आसान है, और वो इस कोफिशिएंट को देख के लिखा जाता है, और ये कोफिशिएंट असल में ऑर्बिट नंबर को बताता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी ऑर्बिट नंबर को ही बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें पता है जी कि उसकी वैल्यूज फिक्स हैं, और s के लिए उसकी वैल्यू 0, p के लिए उसकी वैल्यू 1, d के लिए वैल्यू 2 और f के लिए वैल्यू 3 ली जाती है। इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है इसलिए l की वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है इसलिए वैल्यू 0, इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है इसलिए वैल्यू 2, s के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए वैल्यू 0, p के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए वैल्यू 1 और s के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसलिए वैल्यू 0 ली जाएगी। अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए तो जवाब आएगा 3, 1, 5, 2, 4, 3। अब हम n+l रूल को अप्लाई करेंगे, और n+l रूल को अप्लाई करने के लिए उसकी स्टेटमेंट 1 को कंसिडर करेंगे, और स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग वो ऑर्बिटल पहले फिल किया जाता है कि जिसकी n+l की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी तो 1s की n+l की वैल्यू सबसे कम है, तो पहली प्रायोरिटी इसकी है। जो दूसरी प्रायोरिटी होगी वो 2s की होगी, और अगर हम इससे बड़ी वैल्यू की बात करें तो 3 हमें दो जगह नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसको अभी आपको पॉज करना पड़ेगा इस सिलेक्शन को। तो या ये 3 होगा तो ये 4 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा। तो इसकी जो टाई होगी ब्रेक वो स्टेटमेंट 2 से होगी। उसके बाद जो बड़ा नंबर नजर आ रहा है वो आपको 4 नजर आ रहा है। इसका मतलब है जो 5वीं प्रायोरिटी होगी वो इसकी होगी, और जो 6ठी प्रायोरिटी है वो इस वाले ऑर्बिटल की होगी। स्टेटमेंट 2 को अप्लाई करेंगे, और स्टेटमेंट 2 ये कहती है जी कि इलेक्ट्रॉन अगर दो ऑर्बिटल्स की n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो इसकी n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है तीसरी प्रायोरिटी इसको दे देंगे, और क्योंकि इसकी n की वैल्यू 2 से बड़ी है 3 है, तो इसका मतलब है चौथी प्रायोरिटी इसकी होगी जी। तो जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा
वो बनेगा जी, सबसे पहले 1s फिल किया जाएगा, उसके बाद फिर 2s फिल होगा, उसके बाद जो तीसरी प्रायोरिटी है वो होगी 2p की, जो चौथी प्रायोरिटी है वो है 3s की, जो पांचवा नंबर है वो है 3p का, और सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको मिला। तो यहाँ पे आपने n+l रूल को स्टडी किया और n+l रूल को इस्तेमाल करके इन ऑर्बिटल्स को एनर्जी सीक्वेंस में किस तरह से फिल किया जाता है आपने इस स्लाइड के अंदर सीखा। हुंस रूल को स्टडी करने जा रहे हैं और हुंस रूल की स्टेटमेंट अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है व्हेन देयर इज एन अवेलेबल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं जी? दे आर द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। तो वो ऑर्बिटल्स जिनकी शेप सेम होती है और उनकी एनर्जी भी सेम होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का जिक्र होगा और आपके कोर्स के हिसाब से px, py और pz ऑर्बिटल्स ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो जब भी px, py और pz ऑर्बिटल्स आए तो वहां पर अब आपको हुंस रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कहती है, रूल ये कहता है जी, द इलेक्ट्रॉन वुड गो टू सेपरेट ऑर्बिटल एंड हैव सेम स्पिन और रादर टू स्टे इन द ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। तो पाउली प्रिंसिपल ये कह रहा था जी कि ऑर्बिटल्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा और जब ऑर्बिटल्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा तो एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन हुंस रूल ये कह रहा है जी कि जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, यानी अगर p मौजूद होगा या d ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे या f ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे, आप अपने आप को p तक ही महदूद रखिएगा क्योंकि p ही आपके कोर्स का हिस्सा है जी। तो इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड होगा, यानी px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो px के अंदर नहीं बल्कि py के अंदर जाएगा, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन pz के अंदर जाएगा। तो पहले ये ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाई होंगे और इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को रिवर्ट भी नहीं करेगा, और जो दूसरा आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी स्पिन रिवर्सल के साथ आएगा और इन ऑर्बिटल्स को ऑक्युपाई करेगा। तो ये हुंस रूल है जी, और हुंस रूल स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पर अप्लाई होता है। और ये रूल ये कहता है कि जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे आपके लिए px, py और pz ऑर्बिटल्स जब भी मौजूद होंगे तो इन ऑर्बिटल्स पहले सिंगली ऑक्युपाई होंगे, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के अंदर चला जाएगा और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। तो आपके लिए जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो है px, py और pz, और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ये वो होते हैं जी कि जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप सेम होती है जी। तो py, pz और px इनकी एनर्जी भी सेम है और इनकी शेप भी सेम है, इसलिए ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं जी। तो ये रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए है जी, और ये रूल ये बताता है जी कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड होंगे, यानी px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी जी। तो अब हुंस रूल के तहत हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने जाएंगे जी। तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है इसका 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 9 है और हुंस रूल के तहत इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को एरो से शो करेंगे। तो एस के अंदर ये पहले 9 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हुंस रूल के तहत, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल के अंदर आएगा क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। यहाँ पे आपको पाउली प्रिंसिपल भी वाजे हो गया होगा, यही पाउली प्रिंसिपल बताता था कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। हुंस रूल भी आपको वाजे हो गया होगा क्योंकि हुंस रूल अभी अप्लाई होगा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पे जी। तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन भेजा, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है। अब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद है, 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे जी? तो पहला इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन px ऑर्बिटल के अंदर आया, छठा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी बल्कि वो py ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, सातवां इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पहले सिंगली फिल्ड हुए, अब जो इलेक्ट्रॉन रह गए हैं वो पेयरिंग करके आएंगे। तो ये आठवां इलेक्ट्रॉन px के अंदर आ गया और नवा इलेक्ट्रॉन py के अंदर आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आपके मुकम्मल हो गए। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि
जब भी आप बॉन्डिंग करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, आयोनिक बॉन्डिंग होगी या कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, तो उनको और खास तौर पे कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुंड्स रूल के तहत लिखनी होती है। तो हुंड्स रूल को बहुत अच्छे से याद कर लें, बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब हम बॉन्डिंग की बात करेंगे और कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करेंगे और मॉलिक्यूल्स की शेप्स को ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हुंड्स रूल के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना पड़ेगा आपने, और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करके आपको दिखानी पड़ेगी। तो हुंड्स रूल के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आगे इंतहाई ज्यादा अहमियत है, तो इसे बहुत अच्छे से आप देखिएगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 है जी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, तो एस के अंदर ये पहला इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन, डी जनरेट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। 2s का अंदर पहला इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये भी डी जनरेट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। अब डी जनरेट ऑर्बिटल्स आए हैं, ये सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो तीनों डी जनरेट ऑर्बिटल्स पहले सिंगली ऑक्यूपाई हुए और अब मजीद इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 6 है जी, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं हुंड्स रूल के तहत। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और ये दोनों ऑर्बिटल डी जनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है जी। अब डी जनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होंगे विद सेम स्पिन के साथ, और मजीद इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो यहाँ पे फिल हो सके। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है जी। तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी हुंड्स रूल के तहत करने जा रहे हैं। तो ये जो 2 ऑर्बिटल से 4 इलेक्ट्रॉन जो हमने फिल किए हैं एस ऑर्बिटल के अंदर, ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है। जो बाकी रह जाने वाले 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होंगे और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो ये अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुंड्स रूल के तहत करना सीखी। तो ये आपने हुंड्स रूल पढ़ा, और जो आज का लेक्चर था जी, उस आज के लेक्चर के अंदर आपने 2 प्रिंसिपल्स और 2 रूल्स को स्टडी किया। अब इससे रिलेटेड कुछ रीजंस को हम पढ़ने जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है और ये इम्तिहान में बहुत ज्यादा आता है जी, और इसको आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। लिखा हुआ है जी, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होती है जी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी जाती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, यानी डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। और मैं आपको बता दूं इसी तरह डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं आते। तो डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते और डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। जब भी डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन एस से बोरो कर लेता है और कॉन्फ़िगरेशन उसकी 1-5 हो जाती है, यानी एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह यह है जी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ रही है 4s1 3d5, ये आपकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड मैंने क्यों कहा जी कि एस के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आधे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। डी के अंदर कुछ 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो 5/10 ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। 1/2 भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और जो 4/10 है उसको पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ये s का एक इलेक्ट्रॉन ये जंप कर जाता है और डी ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ऐसा होता है। इसी तरह ये कॉपर का केस है और डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन भी नहीं आते। यहां पर भी यही होता है जी कि एस से एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है और डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ज्यादा स्टेबल होती है पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s ऑर्बिटल से जंप करके 3d ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं और इस तरह 4s की हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है और डी की ऑर्बिटल की फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पार्शियल फील्ड यानी D9 पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। तो पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ये ट्रांजिशन होता है जी। इम्तिहान में ये बहुत ज्यादा रीजन पूछा जाता है जिसका मैंने आपको जवाब बताया।
ये अगला रीजन आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई इलेक्ट्रॉन स्टे इन सेम ऑर्बिटल हैज अपोजिट स्पिन। तो इसका जवाब अब आपके सामने है और पाउली प्रिंसिपल ने ये बात आपको समझाई थी जी, और उसने ये बताया था जी कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। तो पाउली प्रिंसिपल ये कहता है जी कि एटम के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। तो अगर वो अपनी स्पिन को रिवर्ट ना करे तो इसका मतलब है जी कि चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल के अंदर स्टे करना है तो उसको अपनी स्पिन रिवर्ट करनी पड़ती है। और स्पिन रिवर्जल का जो दूसरा फायदा है वो उसकी वजह ये है जी कि जब ये अपनी स्पिन को रिवर्ट करते हैं तो ये जो फिनोमिना है ये अट्रैक्शन का बाइस होता है जी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये स्पिन करता है तो इसके नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और जब ये अपोजिटली स्पिन करेगा यानी एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो इसके नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो एक की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी वजह से स्पिन की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर मैग्नेट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रखें जी यानी एक दूसरे से डिफरेंटली बिहेव करें तो ये अट्रैक्शन का बाइस बनते हैं जी। तो इलेक्ट्रॉन जो अपोजिटली स्पिन करता है इसकी एक वजह स्टेबिलिटी भी है। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर क्लॉकवाइज होती है जी, ये एंटी क्लॉकवाइज का साइन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होती है। और ये दो जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्पिन रख रहे हैं ये स्टेबिलिटी की बात भी है जी, क्योंकि इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर नेगेटिव चार्ज है जी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वरना आप जानते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन दोनों पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो एक ऑर्बिटल के अंदर चारों क्वांटम नंबर सेम ना हो उसकी एक वजह यह है, और दूसरी वजह यह है जी कि जब ये अपोजिटली स्पिन करेंगे तो इसकी वजह से इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी और अट्रैक्शन के नतीजे में स्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो ये आज का लेक्चर था और आज के लेक्चर में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। अब इम्तिहान में इससे रिलेटेड सवाल किस तरह से आए हुए हैं आइए देखते हैं। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट एंड एक्सप्लेन पाउली प्रिंसिपल। तो पाउली प्रिंसिपल को आपने स्टेट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की आपने स्टेटमेंट दी और उसके बाद फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी। और यहाँ पे अगर आप हीलियम के केस को जिक्र कर दें और उसके चारों क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख के दिखा दें तो ये सवाल मजीद अच्छा हो जाएगा। ये दूसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये आपको कुछ मुख्तलिफ एटम्स आयंस दिए हुए हैं, कुछ कैटाइंस हैं, कुछ एनाइंस हैं और कुछ एटम्स हैं जी। तो इनके एटॉमिक नंबर्स आपको लिख के दिए गए हैं। इनके एटॉमिक नंबर को इस्तेमाल करते हुए आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो ये आज के लेक्चर में आपने सीखा है। अफ़्फा प्रिंसिपल को इस्तेमाल कीजिएगा और एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिटल्स के अंदर फिल कीजिएगा। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी यूजिंग n+l रूल अरेंज एनर्जी लेवल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो ये जो आपको एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं इस पहले सवाल के अंदर 4d 7s और 4f और दूसरे सवाल के अंदर भी मुख्तलिफ और तीसरे सवाल के अंदर भी मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं जी। तो इनको आपने n+l रूल अप्लाई करके अरेंज करना है जी। तो आज के लेक्चर में आपने n+l रूल को इस्तेमाल करना सीखा है। सबसे पहले आप इन तमाम ऑर्बिटल्स के लिए n की वैल्यू और l की वैल्यू निकालिएगा और उसके बाद फिर n+l की वैल्यू निकालिएगा और उसके बाद दोनों स्टेटमेंट को अप्लाई कीजिएगा और इन ऑर्बिटल्स को करेक्ट एनर्जी सीक्वेंस के अंदर अरेंज कीजिएगा। ये चौथा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर सेकंड एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले हमें ये फैसला करना है जी कि सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो एक s ऑर्बिटल मौजूद होता है और p ऑर्बिटल मौजूद होता है। आपने s ऑर्बिटल की शेप और p ऑर्बिटल की शेप को ड्रॉ किया और ये एक खास बात है जी कि ये जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल इसको ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक लोब होता है और एक नोडल प्लेन होता है। तो पिछले लेक्चर में ये बात रह गई थी तो ये आज आप देख लें जी। तो ये जो पोर्शन है इसको लोब कहते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं जी। और ये जो नोडल प्लेन है
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस नोडल प्लेन पे 0 होते हैं, क्योंकि ये इंतहाई नैरो रीजन है। तो जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो दो चीजों पर मुश्तमिल होते हैं, एक लोब्स होती हैं, तो दो लोब्स पर ये मुश्तमिल है, ये लोब 1 है, ये लोब 2 है, और जो सेंट्रल रीजन है इसको नोडल प्लेन कहते हैं जी। तो सेकंड शेल के अंदर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मौजूद होता है, और एस ऑर्बिटल का शेप स्पेरिकल है और पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल। ये पांचवा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है विच रूल और प्रिंसिपल इज वायलेटेड इन फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, अब आपने फैसला करना है जी कि कौन सा रूल और कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जो रूल्स और प्रिंसिपल वायलेट होते हैं उनके लिए हम आपको ये छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी जी कि पॉली प्रिंसिपल उस वक्त वायलेट होगा कि जब किसी ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा यानी 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो पॉली प्रिंसिपल वायलेटेड है। या पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आपने 6 के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए तो उसका मतलब है पॉली प्रिंसिपल वायलेटेड है। अप्पा प्रिंसिपल और एन प्लस एल रूल उमूमन एक साथ ही वायलेटेड होते हैं, यानी अप्पा और एन प्लस ये दोनों एक ही बात को करते हैं लेकिन दो मुख्तलिफ तरीके से करते हैं जी। एन प्लस एल रूल कैलकुलेशन को फोकस करता है जी और अप्पा प्रिंसिपल एक सिंपल एनर्जी सीक्वेंस को फोकस करता है जी। तो दोनों का ताल्लुक एक दूसरे से है जी। तो किसी भी ऑर्बिटल को छोड़ दें, यानी एनर्जी सीक्वेंस के अंदर अगर आप फिल नहीं करें अगर ऑर्बिटल्स को, तो इसका मतलब है अप्पा प्रिंसिपल और एन प्लस एल रूल दोनों ही वायलेटेड होंगे। या आप ये कहें जी कि किसी ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से कम इलेक्ट्रॉन को फिल किया और आप आगे वाले ऑर्बिटल को पहला फिल करने शुरू हो गए जी, तो इसका मतलब भी यही है जी कि आपने एनर्जी सीक्वेंस के अंदर ऑर्बिटल्स को फिल नहीं किया। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा गुमान होता है जी कि किसी ऑर्बिटल को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिटल को में इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं आपने, या ऑर्बिटल को उनकी एनर्जी सीक्वेंस से फिल नहीं किया है जी, तो अगर ऑर्बिटल को उनकी एनर्जी सीक्वेंस से फिल नहीं किया तो अप्पा प्रिंसिपल और एन प्लस एल रूल वायलेटेड होगा। और हुंस रूल उस वक्त अप्लाई होगा कि जब डी जनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे जी। तो अगर डी जनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और डी जनरेट ऑर्बिटल्स खोल के भी दिखा दिए गए, यानी पी एक्स, पी वाई, पी जेड को खोल के दिखा दिया गया है, तो इसका मतलब है यकीनन हुंस रूल के अंदर ही कोई मिस्टेक होगी जी। तो अब हम इस सवाल का जवाब लिखने जा रहे हैं जी। तो इस सवाल में क्योंकि एस के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते और एस के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो पॉली प्रिंसिपल वायलेटेड है। इस वाले अगर आप प्रिंसिपल को देखें जी तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2s और उसके बाद लिखा हुआ है 2p, उसके बाद लिखा हुआ है 3s। अब मसला इसमें ये है जी कि 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं डाले, तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सीक्वेंस सही नहीं है, तो और जब भी एनर्जी सीक्वेंस सही नहीं होगा तो एन प्लस एल रूल और अप्पा प्रिंसिपल दोनों वायलेटेड होते हैं जी। तो इसलिए मैंने लिखा जी कि अप्पा प्रिंसिपल और एन प्लस एल रूल दोनों वायलेट हुए हैं जी। ये अगली कॉन्फ़िगरेशन है, लिखा हुआ है 1s2, 2s2 और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3s2 को पहले फिल किया है और 2p को बाद में फिल किया है जी। तो देखिए 2p की एनर्जी कम होती है, इसे पहले फिल करना चाहिए था, और 3s की एनर्जी ज्यादा होती है, इसे बाद में फिल करना चाहिए था। तो इसका मतलब है एनर्जी सीक्वेंस के अंदर ऑर्बिटल्स फिल नहीं किए गए, अप्पा और एन प्लस एल रूल वायलेटेड होगा। अब यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखें तो आपको डी जनरेट ऑर्बिटल वाजे करके दिखाए, लेकिन एक ही डी जनरेट ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, हुंस रूल वायलेटेड होगा। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको अगर आप देखें जी तो 1s के बाद 2s, 2p यहाँ तक सही है, 3s2 ये भी सही है, 3p6 ये भी सही है, उसके बाद लिखा हुआ है 3d। तो 3d तो पहले नहीं आता, पहले तो 4s आता है, इसका मतलब है एनर्जी सीक्वेंस सही नहीं है। एनर्जी सीक्वेंस सही नहीं है इसका मतलब है अप्पा प्रिंसिपल और एन प्लस एल रूल दोनों वायलेटेड होंगे। उसके बाद आप देखिए तो एस के अंदर उसकी कैपेसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, इसका मतलब है पॉली प्रिंसिपल भी वायलेटेड होगा। तो अप्पा प्रिंसिपल, एन प्लस एल रूल और पॉली प्रिंसिपल ये तीनों ही इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वायलेटेड हुए हैं। ये अगला आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है और लिखा हुआ है 1s2 तो देखिए एस के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे, एस की बजाय 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन भेज दिए, यानी यहाँ पे एनर्जी सीक्वेंस गलत है। तो अप्पा प्रिंसिपल और एन प्लस एल रूल वायलेटेड होगा। तो ये सिंपल सी, अगर ये तीनों जो मैंने आपको बातें बताई अगर आप इन्हें याद रख लें जी तो आप इस सवाल को बड़े आराम से कर सकते हैं। और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वायलेटेड हुई, यानी कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा रूल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वायलेट हुआ है, इसका तयन यहाँ से देखकर हो सकता है। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो कुछ प्रिंसिपल्स थे और जो कुछ रूल्स थे उनको डिटेल के अंदर आपने डिस्कस किया। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम एंड देयर पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मिसाल के तौर पे एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर इनके क्या ट्रेंड्स हैं, यानी जब हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो ये इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं, या हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो ये इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं, इसी को पीरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं। इसी के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।